28 पार्टिसिपेंट गाइस, बोलिए कोई। यस सर। यस यस सर। सर। आ गया था आंसर? आंसर आ गया था? सर चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। अगेन बैक टू मूल कॉन्सेप्ट टॉपिक, कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, सो कंसंट्रेशन टर्म्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। जो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट। ओके, सेकेंड लिख रहे हैं हम मोलैलिटी। मोलैलिटी मीन्स स्मॉल m, राइट। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म हम लिख रहे हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैपिटल X से इंडिकेट करते हैं। एंड फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म इज पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ppm पार्ट्स पर मिलियन। जो फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सिक्स्थ वन इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सेवेंथ इज मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं, राइट। सेवेंथ एंड एट्थ इज नॉर्मेलिटी। कैपिटल N से लिखते हैं सर। ये 8 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने होते हैं हम लोगों को, राइट। आदित्य नायक, यस सर। सो ये 8 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने होते हैं। जो आप सीक्वेंसिंग देख रहे होंगे उसमें आप ये देखेंगे कि ये एक से लेकर के जो 4 कंसंट्रेशन टर्म हम लिखे हैं ना, these concentration terms do not involve वॉल्यूम। वॉल्यूम को इन्वॉल्व नहीं करता है, इसमें कहीं भी वॉल्यूम टर्म्स नहीं है। देखिए परसेंटेज वेट बाय वेट। मोलैलिटी जो होता है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। मोल फ्रैक्शंस मोल्स में डील करते हैं और पार्ट्स पर मिलियन एज अ काउंटिंग ही है कि 1 मिलियन में कितने पार्टिकल्स। तो यहाँ पे कहीं भी वॉल्यूम टर्म्स इन्वॉल्व नहीं है। और वॉल्यूम टर्म्स अगर इन्वॉल्व नहीं है तो आपको पता है कि वेट, मोल, number of entities, these do not depends on temperature, so these are temperature independent concentration term। कैसे है ये? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। रेस्ट ऑफ जो 4 आप देख रहे हैं वो देखिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें तो डायरेक्ट वॉल्यूम दिख रहा है आपको। मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नॉर्मलिटी को आप मोलैरिटी इंटू n फैक्टर बोल सकते हैं। तो मोलैरिटी अगर वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा तो नॉर्मलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। सो दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि वॉल्यूम जो है सर वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। So it is temperature dependent. टेम्परेचर डिपेंडेंट। कोई दिक्कत? तो ये हमें 8 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ppm, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी। First 4 are temperature independent because no volume terms are involved, and last 4 are temperature dependent. Volume terms is involved in the formula. Okay, सो आई होप कि जो परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है उसका हमें ज्यादा डेफिनेशंस या कुछ ऐसा चीज हमें नहीं लिखवाना पड़ेगा। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है बताइए? परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है? ये वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं बताइए? वेट ऑफ सॉल्यूशन। नीचे हमेशा सॉल्यूशन होता है सर। परसेंटेज है दैट्स पे मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की अगर बात करिएगा तो क्या लेंगे? ऊपर हम वेट लेंगे। ऊपर क्या किसका वेट होता है? सॉल्यूट का। सो वेट ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें जो हम वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं ये जनरली ग्राम में लिया जाता है। वेट ऑफ सॉल्यूट जो लेते हैं वो ग्राम में लेते हैं और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं वो ml में लिया जाता है इन जनरल। परसेंटेज है सो मल्टीप्लाइड बाय 100, these are percentage volume by weight by volume। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर लेंगे तो इट इज वॉल्यूम ऑफ solute in ml divided by volume of solution in ml multiplied by 100। तो ये है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें इसका एग्जैक्टली लिटरल मीनिंग समझना होता है कि अगर कहीं पे हमें 10% यूरिया सॉल्यूशन, ये हमारा दूसरा टर्म है, ये हमारा तीसरा टर्म है, ठीक है ना, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नॉट नीडेड इस टर्म पे। सर अगर 10% कहीं पे आपको यूरिया सॉल्यूशन लिखा हुआ है, 10% वेट बाय वेट ले लें, वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन, दैट मीन्स आप ये बोलेंगे कि 10 ग्राम ऑफ यूरिया present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मीन्स अगर एक्वस सॉल्यूशन अगर बोल दिया जाए तो आप ये बोल सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ यूरिया present in how much, 100 minus 10, 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये इन्फेरेंस निकालना आपको आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन होता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, और उसके बिहाफ पे हमें ये एजम्पशन मिल जाता है कि जो परसेंटेज हमें गिवन है उससे हम इसको कैसे डील करें। तो हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये वेट ऑफ सॉल्यूट मिल जाता है, तो हम इजिली मोल से डील कर लेते हैं, मोल मिल जाता है हमें। तो आगे क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। तो ये आपको एजम्पशन पता होना चाहिए। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर गिवन है कि 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन means 20 ml of urea present in 100 ml of solutions, right? कर लेंगे इसको रील क्लियर। सो हम लोग Yes, sir. नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पे जाते हैं डायरेक्टली और दैट इज मोलैलिटी, फोर्थ। अब यहाँ पे हमें सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वहां पे हमें टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बताना था, मैंने सीक्वेंस फॉलो किया। सो नेक्स्ट हम लेते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल m। कंफ्यूजन तो नहीं होता है मोलैलिटी और मोलैलिटी में, नहीं होना चाहिए आपको। सो मोलैलिटी इज स्मॉल m, it is the number of moles, it is the number of moles of solute, number of moles of solute present in, number of moles of solute present in per kg of solvent, per kg of solvent। अब ये एक ऑड इन वंस कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें सॉल्यूशन के बजाय सॉल्वेंट टर्म्स आता है। यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं मोलैलिटी का, मोलैलिटी स्मॉल m, दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, नहीं होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये पूरे जितने भी 8 कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें ये यूनिक कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसमें सॉल्वेंट कंसीडर किया जाता है, डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आता है, सॉल्यूशन नहीं आता है, ठीक है सर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग ऐसे लिखते हैं स्मॉल m ऑफ n ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको ये पता है कि सॉल्यूशन जब हम लोग केमिस्ट्री में डील करते हैं तो केमिकल रिएक्शन कोई वाटर टैंक में तो होता नहीं है, सो जनरली हमें ग्राम में दिया रहता है सॉल्वेंट का वेट। सो ग्राम में जब दिया होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 1000 से। जनरली हमें यही फॉर्मूला यूज करना होता है क्वेश्चंस में। जो सॉल्वेंट का वेट गिवन होता है सर, दैट इज मैक्सिमम टाइम गिवन इन ग्राम नॉट इन केजी, ओके।
So this is the most important formula for applying molality. ठीक है, फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग देखते हैं, मोलरिटी. मोलरिटी अपना कैपिटल एम है. इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. It is the moles of solute present in per liter of solution. ठीक ना, और सारे कंसंट्रेशन टर्म्स में सॉल्यूशन के टर्म्स आते हैं. सो मोलरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू moles of solute divided by volume of solution in liter, not ml. लीटर में लिया जाता है सर. अगेन यहाँ पे अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दें तो कैपिटल M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल n ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liter, and if volume of solution is given in ml, then we should have to multiply with 1000. So molarity is equal to moles of solute divided by volume of solution in ml, then multiply by 1000. So this is the most important formula. इसी फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं. कोई भी एक फॉर्म आपको याद रहेगा तो आप इजिली ये तीनों फॉर्म कन्वर्टेबल है, सो कोई इशू नहीं है इसमें. दिस इज मोलरिटी. सेवेंथ नंबर हम लोग लेते हैं, इट्स सेवेंथ और सिक्स्थ. मोल फ्रैक्शन. सिक्स्थ मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन को कैपिटल एक्स से लिखते हैं. क्या है ये सर? परसेंटेज जो है वो 100 में मेजर किया जाता है, वैसे ही फ्रैक्शन 1 में मेजर किया जाता है. परसेंटेज 100 में मेजर किया जाता है, बट फ्रैक्शन जो है वो 1 में मेजर किया जाता है. एक में कितना पार्ट्स है किसी चीज का, दैट इज फ्रैक्शन. क्या सही बोल रहे हैं? सो मोल फ्रैक्शन को हम लोग ये बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल होता है. तो ये लिख सकते हैं हम लोग कि इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of number of moles of substance, number of mole of substance to the total number of mole. Total number of moles. क्या मतलब है इसका? मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस अगर देखेंगे आप तो दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मोल एंड टोटल. ये मोल फ्रैक्शन होता है. ओके, सो अगर ये मोल फ्रैक्शन होता है तो आप एक एग्जांपल ऐसे समझिए. लेट अ बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सॉल्यूशन हैविंग ओनली 2 कंपोनेंट. लेट अ बाइनरी सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट is equal to Na and mole of solute is equal to Nb. In this case, what is the total mole? Total mole of solution is equal to Na plus Nb. आता है बात समझ में? So what is the mole fraction of solvent A? Mole fraction of solvent कैसे लिखेंगे? XA. This is equal to individual mole, moles of solvent Na divided by total mole Na plus Nb. करेक्ट है? मोल फ्रैक्शन ऑफ solute, that is XB, is equal to
इंडिविजुअल मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल Na प्लस Nb। क्या क्लियर है ये? अब आप देखिए, किसी भी सॉल्यूशंस में टोटल कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होगा। जैसे अगर कोई भी सब्सटेंस किसी भी कंटेनर में, अगर आप किसी भी कितने भी सब्सटेंस को A प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, जो भी कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आप लगते हैं यहाँ पे, और इसमें बोलते हैं ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100%, तो सबके परसेंटेज के सम कितने होते हैं, 100 होते हैं। वैसे ही फ्रैक्शंस अगर आप काउंट करेंगे सर, तो जो फ्रैक्शंस के सम होंगे, दैट फ्रैक्शंस के सम जो होंगे सर, वो हमारा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। इसके फ्रैक्शंस के सम 1 के इक्वल होगा, राइट। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि सर अगर यहाँ पे हम लोग एक्स ए प्लस एक्स बी निकालें, चेक कर लीजिए आप, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, so it becomes Na plus Nb by Na plus. So you easily got कि XA plus XB is equal to 1. Mole fraction, sum of mole fraction is equal to 1. So XA is equal to 1 minus XB and XB is equal to 1 minus XA. Is it okay? क्या क्लियर है ये? XB is equal to 1 minus XA. Always summation of mole fractions जो भी n components होंगे, xi is equal to always 1. I is equal to 1 to I is equal to n. सिंगल कंपोनेंट है तो वो 100% है अपने आप में, उसके मोल फ्रैक्शन 1 है, वो प्योर है। अगर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है, दैट मीन्स वो प्योर कंपोनेंट है, उसमें किसी भी तरह का कोई चीज मिक्स नहीं किया गया है, प्योर कंपोनेंट है, मोल फ्रैक्शन 1 है उसका। क्या क्लियर है ये या नहीं है क्लियर? क्लियर है। एक सेकेंड के लिए मैं ये शेयरिंग रोकूंगा और थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद कीजिए सर। सो यहाँ पे कंक्लूजन में हम लोग ये लिख सकते हैं सर कि अगर हम ऐसे लिखते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपाउंड x इज इक्वल टू, अगर हम 0 लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो इसका मतलब है सब्सटेंस नॉट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। दैट मींस सब्सटेंस नॉट प्रेजेंट। राइट, सब्सटेंस नॉट प्रेजेंट। और अगर कोई कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कंप्लीटली 1 है, दैट मीन्स वो प्योर सब्सटेंस है, उसके साथ कुछ मिक्स नहीं किया गया है। फॉर प्योर सब्सटेंस मोल फ्रैक्शन 1 होता है फॉर प्योर सब्सटेंस। तो ये सारे रिजल्ट का यूज जो है वो सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स में बहुत ज्यादा नहीं होता है, सॉल्यूशन चैप्टर में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। चलिए नॉर्मलिटी से पहले एक आध क्वेश्चन, नॉर्मलिटी को पढ़ने से पहले हम लोग एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमारे पास दो टर्म्स पढ़ने हैं कंसंट्रेशन के, एक पीपीएम और दूसरा नॉर्मेलिटी, राइट। सो नॉर्मेलिटी को पढ़ने से पहले हम लोग पीपीएम पढ़ लेते हैं एक बार। 30 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 45 gram of water. Find percentage weight by weight and mole fractions of urea and water. Mole fraction of urea
and water. Okay, mole fraction of urea and water. मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर. क्या करेंगे इसके लिए? फर्स्ट है हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट. परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 45 ग्राम. आई थिंक डिसॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर. सो वेट ऑफ सॉल्वेंट 45 ग्राम इन केजी होना चाहिए था यहाँ पे. क्या? सॉरी, वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं, वेट ऑफ सॉल्यूशन लेना है. सो 45 प्लस 30 करेंगे सर, मल्टीप्लाइड बाय 100. सो कितना आ जाएगा ये? 30 डिवाइडेड बाय 75 into 100, 40%, correct. So 10 40%. सेकेंड वन क्या होगा? सेकेंड वन क्या होगा? मोल फ्रैक्शंस ऑफ यूरिया. मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना है आपको एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना. क्या चाहिए इसके लिए? मोल्स चाहिए क्या? सो मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास. यूरिया का मोलर मास 60 होता है, 1/2. मोल ऑफ वाटर कितना कर सकते हैं? 45/18. ठीक है. सो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन? पहले यूरिया का निकाले आप. ओके, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 1/2 प्लस 45. 5/2 कर सकते हैं इसको. सो इट इज 5/2. 2 कैंसल होगा, ये आ जाएगा 1/5 प्लस 1 6. 1/6. सो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर? अब आपके पास दो ऑप्शन है. आइदर यू गो थ्रू की मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, या फिर आप सम, आपको रिजल्ट पता है कि सम ऑफ मोल्स फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड प्लस वाटर इज इक्वल टू 1. तो आप लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1/1 माइनस 1/6. दिस इज 5/6. ठीक है, तो यहाँ आप ये रिजल्ट यूज कर सकते थे. डन है ये चीज. चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क कर देते हैं. An aqueous solution containing containing 28% weight by weight of KOH. If density of solution is 1.25 gram per ml, find. क्या सब कैलकुलेट करना है आपको? फर्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH. सेकेंड, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. थर्ड, मोलैरिटी कैपिटल M. मोलैरिटी दैट इज कैपिटल M. ये तीन चीज कैलकुलेट करेंगे आप. क्लियर है? सो ये हम होमवर्क कर रहे हैं. नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग लिख रहे हैं. नॉर्मेलिटी, 7th कंसंट्रेशन टर्म्स था अपने पास, नॉर्मेलिटी. अब इसको थोड़ा ठीक से समझिए क्योंकि इसके एप्लीकेशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसके एप्लीकेशंस आते हैं, टाइट्रेशन में इसके एप्लीकेशंस आते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट के साथ जहां भी डील करना होता है वहां इसके एप्लीकेशंस आते हैं. नॉर्मेलिटी, इट इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. It is the number of
equivalent, number of equivalents per liter of solution, per liter of solution. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं इसका? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या सिंपली आप इक्विवेलेंट लिखिए, ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल. अब यहाँ पे एक नया टर्म्स है ग्राम इक्विवेलेंट. क्या होता है ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट सर? सो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट divided by equivalent weight of solute. Equivalent weight of solute. Weight of solute by equivalent weight of solute. Okay. What is equivalent weight? So equivalent weight of solute, this is equal to molar mass by valency factor या n factor. Molar mass divided by n factor. मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, इसको हम लोग nf लिखेंगे. ये वैलेंसी फैक्टर होता है. अब वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको करेंगे. अभी हम कंसंट्रेशन टर्म्स में ये वैलेंसी फैक्टर सिंपली आप समझेंगे कि किसी भी एलिमेंट्स का ये वैलेंसी होता है. किसी कंपाउंड का अगर कंपाउंड सॉल्ट है तो, अगर कंपाउंड सॉल्ट है तो उस केस में टोटल चार्ज ऑन द केटायन और टोटल चार्ज ऑन द एनायन इज वैलेंसी फैक्टर ऑफ दैट सॉल्ट. अगर एसिड है तो बेसिसिटी, बेस है तो एसिडिटी, दैट इज इक्वल टू इट्स एन फैक्टर. तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सबका अलग अलग एन फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है. सो सर यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आपको कि एन फैक्टर की बात करिएगा तो इट इज वैलेंसी, अगर एसिड है तो उसका एसिडिटी, अगर सॉरी बेस का एसिडिटी, एसिड का बेसिसिटी, उसका एन फैक्टर होता है. अगर आप सॉल्ट ले रहे हैं तो चार्ज ऑन केटायन और एनायन, किसी एक का टोटल चार्ज काउंट कर लीजिए, और एनायन कोई एक टोटल चार्ज काउंट कर लीजिए, एनायन का या केटायन का, वो हो जाएगा. ठीक है. या फिर आप बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन अगर हो रहा है और उस रेडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर कैलकुलेट करना है हमें, तो हम टोटल काउंट कर लेंगे कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन. टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गिन लीजिए आप या गेन गिन लीजिए, एक ही बात है. मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, दैट इज द एन फैक्टर. ठीक है. तो ये होता है एन फैक्टर सर. अब आप यहां से अगर देखिएगा कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय एन फैक्टर अगर ऐसा होता है, तो अगर यहां से हम लोग नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बताइए? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला ये, तो हम ग्राम इक्विवेलेंट को ये लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है. मल्टीप्लाइड बाय, ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. और ये जो डिवाइडेड बाय एन फैक्टर है वो ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा एन मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर. देखिए तो नॉर्मेलिटी का एक्सटेंडेड फॉर्मूला. ग्राम इक्विवेलेंट को हम ये लिख लिए, ग्राम इक्विवेलेंट के जगह पर में हम इस फॉर्मूला को रख दिए, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर. तो मोलर मास नीचे, एन फैक्टर ऊपर. ओके है? क्या ये फॉर्मूला ओके है? कोई दिक्कत? बोलिए. अब आप देखिए यहाँ पे कि जो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, क्या हम इसको मोल्स लिख सकते हैं क्या? सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन लीटर, ये भी लिख सकते हैं। अगर आप ये लिखिएगा तो यहाँ पे आप चेक कीजिए जरा, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट ये मोलरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लीटर इज नोन एज मोलरिटी। क्या सही बात है? दिस इज नोन एज मोलरिटी, कैपिटल है। Molarity is equal to moles of solute by volume of solution in liter. So molarity into n factor. और ये फॉर्मूला हमें खूब यूज होता है। मोलारिटी देकर के नॉर्मलिटी हमें निकालना होता है। मोलारिटी गिवन होता है। जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वहां पे हमें मोलारिटी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दिया रहता है और उसके एन फैक्टर के बिहाफ पे हम लोग इक्विवेलेंट या नॉर्मलिटी निकालते हैं। ठीक है, सो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। सर ये फॉर्मूला काफी यूज होता है हमें, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। कोई दिक्कत है यहाँ पे बताइए? ग्राम इक्विवेलेंट की अगर बात करिएगा यहाँ पे, तो ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला हो सकता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, इधर आप लिखिए नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर इसी को लिखिए नॉर्मेलिटी के जगह पे मोलारिटी लिख लीजिए, इनटू एन फैक्टर कर लीजिए, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर लीजिए इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का, अगर नॉर्मलिटी गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से मल्टीप्लाई कीजिए, यू गेट द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। इफ मोलारिटी इज गिवन, मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यू गेट द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जब भी हम अप्लाई करते हैं टाइट्रेशन में, तो वहां पे हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होता है डिफरेंट गिवन इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे। ठीक है, सो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का आपके पास क्या क्या फॉर्मूला है? इफ वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन, then weight of solute by gram weight of solute by equivalent weight, you get the gram equivalent। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट में अगर हमें वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है तो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दीजिए, यू गेट ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपके पास तरीका है कि अगर नॉर्मलिटी गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कीजिए। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है, अगर आपको मोलारिटी गिवन है तो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कीजिए। क्लियर है ये? यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा बताइए? अगर नॉर्मलिटी का यूनिट पूछे आपको, यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, तो यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी आप बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये हो जाएगा सर नॉर्मलिटी का यूनिट। चलिए लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है 8th नंबर, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, 10⁻⁶ में कितना, ये होता है पीपीएम सिंपली। सो पीपीएम को भी मेजर करने का बहुत सारा तरीका है। मतलब ये हुआ कि सर मिलियंस में निकालना होता है, तो मिलियंस पार्टिकल्स में कितने पार्टिकल्स, ये बोल सकते हैं आप। मिलियंस ग्राम में कितने ग्राम, ये बोल सकते हैं आप। मिलियंस ग्राम में कितने वॉल्यूम, ये बोल सकते हैं आप। मिलियंस मोल्स में कितने मोल्स, ये बोल सकते हैं आप। सो पीपीएम जब दिया रहता है सर, तो पीपीएम इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वेट भी दिया रहता है कहीं। पीपीएम अगर वेट बाय वेट के टर्म्स में है तो इसका मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में ले लीजिए ऐसे, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में ले लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। बस इतना फर्क है मिलियंस में। अगर पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम में डील कर रहा है तो आप बोल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। और अगर ये मोल्स में डील कर रहा है सर, पीपीएम मोल्स पर मोल, that is equal to moles of solute by moles of solution,
multiplied by 10 raised to the power 6. So these are parts per million. Concentration terms okay है सर? क्वेश्चंस कर लेंगे आप एक. कैलकुलेट द मोलरिटी capital M, okay, of calcium carbonate CaCO3 solid, calcium carbonate solid, aqueous solution लीजिए, aqueous solution which has concentration of 200 ppm weight by volume निकाला. कंसंट्रेशन वेट बाय वॉल्यूम के टर्म्स में 200 ppm गिवन है आपको. यू हैव टू कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट एक्वस सॉल्यूशन. करेंगे आप लोग. मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पता है आपको? मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट याद है सबको? याद होना चाहिए ये मोलर मास. सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब मोलर मास NaCl याद रहता है. इतना यूज होता है, 100 ग्राम होता है इसका मोलर मास. ठीक है. सो यहाँ पे अगर ppm परसेंटेज ppm वेट बाय वॉल्यूम गिवन है, वेट बाय वॉल्यूम जो कि 200 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ weight of solute means calcium carbonate divided by volume of solution. Volume of solution, this is equal to, not volume of solution, weight of calcium carbonate divided by volume of solution into 10 raised to the power कितना? 6. 10 raised to the power 6. ये ml में होता है मोस्टली, इज इक्वल टू 200. क्या हम ये बात लिख सकते हैं? अगर हम ये लिख सकते हैं तो आप देखिए यहाँ पे कि मोलरिटी हमको कैलकुलेट करना है इस सॉल्यूशन का. कैपिटल M जो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट. मोल्स ऑफ सॉल्यूट को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं. तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है. सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर लेंगे. ये होता है मोलरिटी. ठीक है, ये मोलरिटी होता है. जरा आप देखिए इस टर्म्स को. आपको यहाँ पे ये जो टर्म्स दिख रहा है ना, इसका वैल्यू आपको पता है. देखिए इसका वैल्यू आपको पता है. वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml, इसका वैल्यू आपको पता है 200 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6. क्या ठीक बोल रहे हैं हम? मोलरिटी इक्वल टू आप बोलेंगे 200 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6. ये किसका वैल्यू रखे हैं हम? ये रखे हैं हम वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6, ऊपर गया माइनस, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000. क्या हो जाएगा मोलरिटी बताइए? ये मोलरिटी कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मोलर. क्या क्लियर है? ये मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन क्लियर है? यस सर. यस सर. कुछ स्पेशल रिलेशनशिप? स्पेशल रिलेशनशिप जो कभी कभी आप डायरेक्टली यूज करते हैं फॉर्मूला के लिए. फर्स्ट है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी and percentage weight by weight.
एंड डेंसिटी। डेंसिटी का होना जरूरी है क्योंकि परसेंटेज वेट बाय वेट में वॉल्यूम टर्म्स इन्वॉल्व नहीं है और मोलारिटी में वॉल्यूम होता है। सो आप मोलारिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट में रिलेशन विदाउट डेंसिटी आप नहीं लिख पाएंगे। सो क्या लिखेंगे जरा देखिए, मोलारिटी इज इक्वल टू 10 into percentage weight by weight divided by, sorry, weight by weight नहीं, weight by volume divided by molar mass of solute। ठीक है, नहीं आया समझ में? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है बताइए? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है ना इन ml। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब आप देखिए मोलरिटी क्या होता है, इंटू 100 भी होता है, सॉरी इंटू 100। मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अगर है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्या बोलते हैं? यही होता है ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी नॉट वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूट लिखे हैं तो यहाँ हमें एक और टर्म्स लिखना होगा, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब आप देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन इन ml इनटू 100 कर लीजिए तो ये होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, होता है ना। तो ऊपर बच गया 10, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, डिवाइड कर दीजिए मोलर मास से, तो आ गया मोलरिटी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमें तो सर परसेंटेज वेट बाय वेट चाहिए ना, तो डेंसिटी से लिंक कीजिए ना। मोलरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को जब आप परसेंटेज वेट बाय वेट लिखते हैं तो इसका रिलेशन होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो दीज आर द टू रिलेशंस। यहाँ पे आपको एक और रिलेशन क्लियर हुआ कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू व्हाट? डेंसिटी। So molarity in form of percentage weight by volume, molarity in form of percentage weight by weight. Clear? Second है relation between capital M, small m and density D. So a small m molality is equal to 1000 into capital M divided by molarity divided by 1000 into density minus molarity into molar mass of solid. आप डिराइव करेंगे, चेक करेंगे। थर्ड वन थोड़ा ज्यादा यूजेबल, relation between molality and mole fraction of solute. Molality and mole fraction of solute, या फिर सिंपली बोलिए मोल फ्रैक्शन। अब बताइए क्या इसमें डेंसिटी का जरूरत है? नहीं सर, मोलैलिटी में भी वॉल्यूम टर्म्स नहीं होता, मोल फ्रैक्शन में भी वॉल्यूम टर्म्स नहीं होता, सो डेंसिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट multiplied by 1000 divided by molar mass of solute.
डन। एक अनदर टर्म्स आता है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में नहीं रखे हैं। किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बताने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो इट इज द वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन वॉल्यूम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मोलैलिटी क्या था, मोलैलिटी था वेट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ये है वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन, मतलब नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन। ओके, सो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट जनरली ग्राम में मेंशन होता है, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम है, दैट इज स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट जनरली इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये ना, इनटू 1000। ठीक है, क्या इस स्ट्रेंथ को भी रिलेट कर सकते हैं क्या किसी से, इसको भी रिलेट कर सकते हैं क्या, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। अगर मोलर मास से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा मोलैरिटी, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को हम ये लिख सकते हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये जो वेट ऑफ सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर कर दे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू ml इनटू 1000, दैट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आता है समझ में, बोलिए, क्लियर है तो। तो सर ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। डन है, चेक कीजिए जरा, बताइए आज की क्लास में क्या प्रॉब्लम है, किसको कहाँ पे क्या इशू है। नॉर्मेलिटी वाला जो पार्ट आप देखे हैं, उस नॉर्मेलिटी वाले पार्ट में आपको बिल्कुल वो चार्ट जो दिया गया है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, gram equivalent of solute is equal to weight of solute divided by equivalent weight of solute. And what is equivalent weight? Equivalent weight is equal to molar mass by n factor. What is n factor? N factor is the valency factor. अगर कोई मेटल है, कोई एलिमेंट है, तो उसका वैलेंसी हो जाता है डायरेक्टली। और या फिर अगर कोई सॉल्ट है तो केटायन पे टोटल चार्ज, या फिर एनायन पे टोटल चार्ज ले लेते हैं सॉल्ट के केस में। अगर एसिड है तो उसकी बेसिसिटी, अगर बेस है तो उसकी एसिडिटी। और अगर रेडॉक्स रिएक्शंस में एन फैक्टर मुझे फाइंड आउट करना है, तो दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, या टोटल नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, दैट इज एन फैक्टर। राइट। तो वहां पे हम लोग देखे थे कि वो आ गया था आपका नॉर्मेलिटी का जो कंबाइंड फॉर्म आया था, नॉर्मेलिटी का जो एक्सपेंडेड फॉर्म आया था, वो ग्राम इक्विवेलेंट के जगह पे हम लोग लिख लिए थे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मोलर ऑफ सॉल्यूट, ऊपर चला गया था एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, वहां उस पे हम लोग मोलारिटी टर्म से रिप्लेस किए थे उसको। सो मोलारिटी इनटू एन फैक्टर हो गया था नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का अपने पास बहुत सारा तरीका आ गया था, जो कि हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जब पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो वहां पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हमें डील करना है वो टॉपिक है आपके पास, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ ओवर करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। नेक्स्ट जो क्लास होगा अपना दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। ओके, सो आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स ओवर करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर।